आप पहली बार आपको डायबिटीज डिटेक्ट हुआ, शुगर 300 गया, डॉक्टर के पास गए तो फर्स्ट वर्ड जो बोला गया, ओ नाउ यू आर डायबिटिक, अब तो जीवन भर दवा खानी पड़ेगी एंड यू आर नाउ प्रोग्राम्ड फॉर द लाइफ। तो डॉक्टर साहब आपको जान के आश्चर्य होगा कि मेटफॉर्मिन दूसरी बार दुनिया में लॉन्च हुआ है। एक बार 1925 में मेटफॉर्मिन इन्वेंट किया गया था। 15-20 साल तक मेटफॉर्मिन चला था यूएस और बाकी कंट्रीज में, और उसके इतने खतरनाक साइड इफेक्ट आए थे कि यूएस और यूरोप के कंट्री ने 1950 के दशक में मेटफॉर्मिन को कंप्लीटली बैन कर दिया गया। 15% लोगों के पांव काटने पड़ते हैं वो अगर आपने ये दवाइयां खाई डायबिटीज की, और वो आपके पैरों के नर्व्स में जाके जमा होता है वो शुगर जो आपको ब्लड में कम हो गया, और न्यूरोपैथी होती है जिससे एम्प्यूटेशन करना पड़ता है। 15% ऑफ द डायबिटिक पॉपुलेशन इज एम्प्यूटेशन उसका किया जाता है। 15% लोग लंगड़े हो जाते हैं। एक अगर आपके ब्रेन पर जाके जमा करता है तो आपको अल्जाइमर होता है, पार्किंसन होता है। आपके हार्ट के कोरोनरी आर्टरी और वो सब में ले जाके डिपॉजिट करता है तो आपको हार्ट अटैक आते हैं। ये डायबिटीज की दवाइयों के साइड इफेक्ट्स हैं। तो आप इलाज कहां कर रहे हैं? आप तो बीमारी को कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं। तो आप बेसिकली जाने कि आप जो मेटफॉर्मिन रोज खा रहे हैं वह वंस अपॉन अ टाइम पूरी दुनिया में बैन कर दी गई थी, इसके खतरनाक साइड इफेक्ट्स के कारण, डेथ के कारण। पहली बात तो मेडिकल साइंस ने ये अनाउंस कर दिया है कि डायबिटीज इज इनक्यूरेबल और जीवन भर दवाई खानी पड़ेगी। ये बहुत बड़ा झूठ फैलाया गया है कि डायबिटीज इज इनक्यूरेबल। साहब यहां मैं डायबिटीज छोड़ के 1 मिनट रिवर्सल और रिमिशन का कॉन्सेप्ट पर आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। आप भी इतने बड़े अनुभवी आदमी हैं डॉक्टर साहब, अगर रिवर्सल का ये कॉन्सेप्ट है कि अभी तुमने कॉज हटा दिए तो वो ठीक हो गया और कॉज हो आ जाएगा तो फिर से हो जाएगा, तो इसलिए ये क्योर नहीं है, ये रिवर्सल है, तो फिर मैं पूछना चाहता हूं दुनिया के सारे डॉक्टर से कि डेंगू को आप क्योर करते हो कि रिवर्सल करते हो? मलेरिया को आप क्योर करते हो कि रिवर्सल करते हो? कैंसर जो आप क्योर, जो केसेस क्योर हो जाते, 5 में से 3 केस तो क्योर होते नहीं, लेकिन जो 2 केसेस कैंसर के क्योर हो जाते हैं कीमोथेरेपी और रेडिएशन से, वो आप क्योर करते हो कि रिवर्सल करते हो? आप तो क्योर करते हो। तो मुझे आपके डेफिनेशन, रिवर्सल के डेफिनेशन के हिसाब से मुझे बताओ कि क्या मुझे आज डेंगू हुआ और आपने मुझे डेंगू क्योर कर दिया, तो आज से 2 साल बाद डेंगू का मच्छर मुझे दोबारा काटेगा तो मुझे डेंगू नहीं होगा? दोस्तों, आप सबको डॉक्टर एन.के. शर्मा का नमस्कार। हमारे कार्यक्रम द अवेकनिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे इन सारे वीडियो के माध्यम से आप लोगों को रोग से, दवाओं से, डॉक्टरों से, भ्रम से, अंधविश्वास से, पाखंड से आपको मुक्त करना है और आपको अपने जीवन का मालिक बनाना है, परम स्वास्थ्य, परम समृद्धि, परम आनंद की ओर ले जाना है। इसलिए हम इस तरह के कार्यक्रम करते हैं और ये वीडियो ऑडियो बनाते होते हैं हम लोग। दोस्तों, वैसे तो मैंने डायबिटीज़ पे बहुत पहले मैंने एक दो वीडियो बनाए थे, लेकिन लंबे समय से मैंने डायबिटीज़ पे अभी तक कोई वीडियो बनाया नहीं। और डायबिटीज़ आप जानते हैं कि पूरी दुनिया भर में अब इतनी कॉमन हो चुकी है कि भारत को तो डायबिटिक कंट्री ही कहा जाता है, यूँ आप समझ लें। और डायबिटीज़ के बारे में ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर भी आप जाएंगे तो इतने वीडियो मिलेंगे, इतने लोग तरह तरह के गाइडेंस दिए जा रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न भी क्रिएट होता जा रहा है कि क्या करें क्या ना करें। और ये तो आप अच्छी तरह समझते हैं कि हमारे चैनल पर आपको एक सही, सटीक और एकदम जेन्युइन जानकारी आपको मिलेगी, ये आप हम पर भरोसा कर सकते हैं। और हमारी कोशिश होती है कि आप कॉम्प्लिकेशन में ना फंस कर जीवन की जो सरलता है, सिंप्लिसिटी है, उसके साथ आप जुड़े, ताकि आप जैसे कहते हैं ना कि हंसते खेलते आप डायबिटीज़ से मुक्त हो जाएं। और डायबिटीज़ के साथ और भी एसोसिएटेड अगर कोई बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर है या कोई मोटापा है और भी है, तो वो उससे भी आप लोग जो है मुक्त हो सकते हैं। तो यूँ तो मैं डायबिटीज़ पे मैं आपके लिए अलग से मैं वीडियो बना ही सकता था, लेकिन आज मैंने विशेषकर इस कार्यक्रम के लिए दिल्ली
आए हुए हैं एक बहुत बड़े डायबिटीज़ के एक्सपर्ट, जो डायबिटीज़ के ऊपर बहुत काम कर चुके हैं। हज़ारों लोगों को डायबिटीज़ के कैम्प कर करके उनको मुक्त कर चुके हैं, उनके जीवन में एक ऐसा बदलाव ला चुके हैं। और 50-50, 70-70 इंसुलिन लेने वाले लोगों को बिल्कुल डायबिटीज़ से फ्री कर दिया है उन्होंने, और इसलिए उनके पास डायबिटीज़ का अनुभव है। और उन्हीं को मैंने क्यों बुलाया, क्योंकि यूँ तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं दुनिया में, मैंने उनको इसलिए बुलाया कि डॉक्टर जो होते हैं ना, रियल डॉक्टर, वो कभी इंस्टीट्यूशन में नहीं बनाए जाते। ध्यान रखना, कोई टेक्निकल नॉलेज लेने से कोई डॉक्टर नहीं बन जाता। डॉक्टर वो बनता है जिसको समाज के प्रति बहुत बड़ी दया, करुणा, प्रेम जागता है, और वो समाज को एक नया मार्ग दिखाना चाहता है, उनको भ्रमों से मुक्त करना चाहता है, और भटकने से बचाना चाहता है। तो ऐसी भावना लेकर जो है ना, आज हमारे साथ जो एक्सपर्ट, डायबिटीज़ के जो एक्सपर्ट जुड़ने जा रहे हैं, वो डायबिटीज़ एक्सपर्ट क्यों हो गए? क्योंकि वो बहुत बड़े पहले बिजनेस में थे और अपना बहुत अच्छा बिजनेस चला रहे थे। वो सारे बिजनेस से एकदम उन्होंने अपने आप को मुक्त करके वो पूरी तरह समाज को एक अच्छा मार्गदर्शन देने के लिए इस फील्ड में आ गए हैं, और वो लोगों को चाहते हैं कि वो डायबिटीज़ मुक्त हमारा समाज हो। क्योंकि भारत में बहुत डायबिटीज़ की एक बोलते ना बाढ़ आ चुकी है। तो आज हमारे साथ जिस एक्सपर्ट को मैंने यहाँ बुलाया है, उनका अनुभव थोड़ा मेरे से भी ज़्यादा होगा, क्योंकि वो तो एक्सक्लूसिवली, हालांकि कई बीमारियों पे काम करते हैं, लेकिन डायबिटीज़ पर उनका बहुत बड़ा काम हुआ है, और बहुत अच्छा उन्होंने लोगों को लाभ दिया है, रिज़ल्ट बहुत बढ़िया है। तो हो सकता है उनके पास मेरे से कुछ और ज़्यादा अच्छे कुछ टिप्स हो डायबिटीज़ के लिए। तो हमारे व्यूअर्स के लिए मैंने आज उनको अपने स्टूडियो में मैंने इनवाइट किया है, और आज हम उनसे जानेंगे कि डायबिटीज़ से हम सचमुच कैसे मुक्त हो सकते हैं, और परमानेंटली हम उससे मुक्त रह भी सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़े हैं गुजरात से आए हुए, सूरत से हमारे साथ श्री रवि रंजन, जो कभी बिजनेस पे थे, जर्नलिस्ट भी थे, बहुत सारे मतलब जीवन में बड़े ऊंचाई पे जाकर अब इस फील्ड में आए हैं। तो रवि रंजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पहले ये बताइए कि ये मतलब इंडिया जो है आज डायबिटिक कंट्री बन चुका है, तो डायबिटीज़ के आप मेजर कॉज आपकी तरफ से आप क्या मान के चलते हैं? जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, और इट इज़ अ ग्रेट ऑनर टू बी ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ RHF रेकी हीलिंग फाउंडेशन, जो दुनिया की सबसे बड़ी रेकी की संस्था है, उस प्लेटफॉर्म पर। और डॉक्टर NK शर्मा जैसे एक महान हस्ती, जिन्होंने इंटरनेशनली खुद रिनाउंड नेचुरोपैथ हैं, कैंसर एक्सपर्ट हैं, और दुनिया में पूरे भारत में रेकी को फैलाने में जो उन्होंने एक प्रेरक की भूमिका निभाई है, वो इतिहास रचने जैसा है। आपके साथ रेकी हीलिंग फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पर बैठकर आपसे बात करने का ये मेरा सौभाग्य, और आपने मुझे इनवाइट किया, इसके लिए मैं ऑनर्ड फील कर रहा हूँ, और आपका हृदय से धन्यवाद देता हूँ। दूसरी बात डॉक्टर साहब, आपने जो सवाल पूछा कि डायबिटीज़ का मुख्य कारण क्या है, तो डायबिटीज़ डॉक्टर साहब, अगर मैं जनरल साइंस की बात करूं तो वह एक लाइफस्टाइल डिजीज है। और लाइफस्टाइल डिजीज का अर्थ सिर्फ इतना ही है। डायबिटीज़ एक्चुअली है क्या? डायबिटीज़ शुगर का, ग्लूकोज का प्रॉपर मेटाबॉलिज्म ठीक से शरीर में नहीं हो पाता है, यही डायबिटीज है। और वो जिस ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म प्रॉपर होके एनर्जी के रूप में बॉडी को मिलना चाहिए, वो ग्लूकोज मेटाबोलाइज नहीं होता है, और वो रक्त ब्लड में दौड़ता रहता है, जो डायबिटीज का कंडीशन है। तो भारत में और पूरी दुनिया में इसके बढ़ने का सबसे बड़ा कारण क्या है? पहला तो है फूड। कई सारे कारण हैं, एक कारण नहीं है। फूड जो हमारा तेजी से बदलाव आया है, फूड के बारे में कहा जाता है कि इट शुड बी रीजनल, इट शुड बी सीजनल, इट शुड बी ओरिजिनल। ओरिजिनल मीन्स पेस्टिसाइड और वो चीज़ों से मुक्त जो खाद्य, रीजनल जो जिस क्षेत्र का भोजन हो, और होलसम भी हो, होलसम हो। तो फूड पहला एक इम्पॉर्टेंट कारण है। उससे बड़ा कारण है स्ट्रेस, माइंडसेट जो लोगों का है। लोग इतने खतरनाक रैट रेस में लगे हुए हैं, और डायबिटीज जितना फिजिकल बीमारी है, उससे ज़्यादा वो माइंड से रिलेटेड बीमारी है, जो मेडिकल साइंस नहीं समझ पा रहा है।
इसलिए वो उसका केमिकल ट्रीटमेंट कर रहा है और मेंटल एस्पेक्ट को पूरी तरह से इग्नोर किया जा रहा है। तो डायबिटीज का कारण पहला है फूड, दूसरा है उसका मेंटल टेंशन, रैट रेस का हिस्सा बनना, और तीसरा कारण जो मेजर है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। चौथा बड़ा माइनर सा कारण है जेनेटिक, लेकिन वो माइनर कारण है और ये गलतफहमी लोगों के दिमाग में बिठा दी गई है कि इफ सम डिजीज इज जेनेटिक इट कैन नॉट बी क्योर्ड। जेनेटिक डिजीज भी क्योर होता है, डायबिटीज तो क्योर होता ही है। तो ये 3-4 मुख्य कारण है डॉक्टर साहब। तो इसमें रवि, जैसे जनरली लोग क्या मानते हैं कि मेरे पिताजी को भी थी जी, मेरे माताजी को भी थी जी, मेरे भाई को भी थी जी। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि जेनेटिकली बीमारियां नहीं लोगों को आती, बल्कि जेनेटिकली हैबिट पास ऑन होती है। क्योंकि मेरी माँ भी वही खाती थी, मेरा बाप भी वही खाता था, मेरे रिश्तेदार भी वही खाते थे और मुझे भी बचपन में वही दे दिया गया। तो हम एक पर्टिकुलर हैबिट और लाइफस्टाइल में उलझ जाते हैं, तो उसका परिणाम डायबिटीज़ के रूप में या मोटापे के रूप में या कोई बीमारी के रूप में आ जाता है जी। तो अब ये तो चलो अब तो ये काफ़ी लोग समझ ही गए हैं कि आजकल कि भाई माइंड का बहुत बड़ा रोल है और एनवायरनमेंट का रोल है, लाइफस्टाइल का रोल है। और लेकिन ये बात भी अब मेरे ख्याल से लोग समझने लग गए हैं कि डायबिटीज कोई डिजीज नहीं है। यस, एक प्रकार की, ये एक प्रकार से मेडिकल कंडीशन कहा जाता है। मेडिकल कंडीशन है एक प्रकार की। तो इट कैन बी इजीली रिवर्सेबल। यस, ये मतलब अब लोग इस बात को समझने लगे हैं। तो लेकिन लोग जनरली जो है अब डायबिटीज को लाइफ लॉन्ग दवा खाना करके समझ के वो दवाओं के साथ जुड़ जाते हैं। तो फिर ये मेटामॉर्फिन वगैरह कई जो दवाएं लेते हैं, तो क्या इनसे डायबिटीज, कई लोग कहते हैं हमारी तो कंट्रोल है, हम दवा खा रहे हैं, तो ये उनके लिए दवा खाना कितना जी है? डॉक्टर साहब, 2 मिनट पहले हम जो जेनेटिक्स की बात कर रहे थे उस पर एक लाइन में बोल दूं कि जेनेटिक्स से आगे की ब्रांच अभी साइंस में डेवलप हो गई है, जिसको एपिजेनेटिक्स कहते हैं। एपिजेनेटिक्स का अर्थ क्या है कि एवरी जीन इज जस्ट अ करियर ऑफ सर्टेन कैरेक्टर। वो जीन जो है वो बीमारी के कैरेक्टर को कैरी कर सकता है, लेकिन उसको जर्मिनेट होने के लिए, उसको एक्सप्रेस होने के लिए एनवायरनमेंट चाहिए, एम्बियंस चाहिए। अब एक एग्जांपल से डॉक्टर साहब समझे कि मान लो मदर और फादर दोनों डायबिटिक हैं, डायबिटीज का ही एग्जांपल लेते हैं, और उनके 4 बच्चे हैं, तो क्या चारों बच्चे डायबिटिक हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं, हुआ ही नहीं है अभी तक ऐसा। एक कोई बेटा होगा, कोई बेटी होगी, 2 लोग होंगे, चारों के चारों नहीं देखे गए हैं। क्यों नहीं देखे गए हैं? क्योंकि जीन तो चारों में गया, लेकिन जिसको नहीं हुआ उसको क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसने उस जीन को, जैसे बीज, सीड को आपने, चने के बीज को आपने डब्बे में बंद करके रखा, तो चाहे 2 साल बंद करके रखो, जर्मिनेट नहीं होगा। जब तक आप उसको एम्बियंस नहीं दोगे तब तक वो जर्मिनेट नहीं होगा। जीन के साथ भी यही है, जब तक आप गलत लाइफस्टाइल, गलत फूड, गलत मेंटल स्टेटस, ये 3 चीजें उसको ना दे, तब तक वो डायबिटीज का जीन आपके अंदर जर्मिनेट नहीं हो पाएगा, एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो एपिजेनेटिक्स कहता है कि जीन इज इंपॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम एम्बियंस इज मोर इंपॉर्टेंट, विच हेल्प्स इट टू एक्सप्रेस। तो पहली बात तो एपिजेनेटिक्स समझना है, और ये बहुत ट्रूथ सच्चाई है, लेटेस्ट है। दूसरा कि जो केमिकल की आपने बात की, जैसे सबसे फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है जो जनरल आजकल मेडिकल साइंस में जिस दवा की आपने नाम ली, मेटफॉर्मिन। तो डॉक्टर साहब, आपको जान के आश्चर्य होगा कि मेटफॉर्मिन दूसरी बार दुनिया में लॉन्च हुआ है। एक बार 1925 में मेटफॉर्मिन इन्वेंट किया गया था। 15-20 साल तक मेटफॉर्मिन चला था यूएस और बाकी कंट्रीज में, और उसके इतने खतरनाक साइड इफेक्ट आए थे कि यूएस और यूरोप के कंट्री ने 1950 के दशक में मेटफॉर्मिन को कंप्लीटली बैन कर दिया गया था, क्योंकि एसिडोसिस और बहुत तरह के ऐसे कई लोगों की डेथ हुई उसमें। तो यूरोप और यूएस में इसको पूरी तरह से बैन किया गया। उसके बाद दूसरा उसका एक ऑल्टरनेटिव आया, फेनफॉर्मिन। वो थोड़े दिन चला, 20-25 साल, तो 90s 80s आते आते उसको भी बैन किया गया, और उसको भी बैन करके, क्योंकि उसके भी खतरनाक साइड इफेक्ट आने लगे, तो जब मेडिकल वर्ल्ड के पास अब दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं बचा कि अगर कोई डायबिटीज का पेशेंट आता है तो हम उसे क्या दें, तो उन्होंने फिर से जो वो बैंड दवाई थी 1950 की मेटफॉर्मिन, वो फिर से 80s के बाद लॉन्च किया गया है। दिस इज द हिस्ट्री ऑफ मेटफॉर्मिन, विच इज नोन एज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज।
तो ये तो पहला, तो आप बेसिकली जाने कि आप जो मेटफॉर्मिन रोज खा रहे हैं वह वंस अपॉन अ टाइम पूरी दुनिया में बैन कर दी गई थी इसके खतरनाक साइड इफेक्ट्स के कारण, डेथ के कारण। ये दोबारा लॉन्च हुई है, क्यों लॉन्च हुई? क्योंकि कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था। दूसरा, अब जब मेटफॉर्मिन के 3 खतरनाक साइड इफेक्ट हैं। पहला डॉक्टर साहब, वो क्या करता है कि जहां से हमारा ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होता है फूड के खाने के बाद, डाइजेशन के बाद, तो उस पॉइंट पर वो ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक करता है। अच्छा, ताकि ग्लूकोज ब्लड में जाए ही नहीं। अब जरा सोचिए कितना अननेचुरल तरीका है डायबिटीज को, शुगर लेवल कम करने का, कि आप बॉडी के नेचुरल प्रोसेस को इंटरफेयर कर रहे हो, कि ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन को ही आप ब्लॉक कर रहे हो। पूरी तरह से ब्लॉक नहीं करता, थोड़ा सर्टेन लिमिट था। दूसरा, वो दूसरे लेवल पे 3 जगह के काम करता है। दूसरा, वो हम जानते हैं कि लीवर में ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस में होता क्या है कि बॉडी में लीवर को ये पावर है कि वो जब ग्लूकोज की जितनी जरूरत हो तो नया ग्लूकोज क्रिएट कर सकता है लीवर। दैट इज मेडिकली दैट प्रोसेस इज नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस लीवर पर वो प्रेशर डाल के ग्लूकोनियोजेनेसिस, जो कि एक बहुत लाइफ सेविंग प्रोसेस है, उसको ब्लॉक करता है, लीवर पर अटैक करता है। अच्छा, तीसरा, वो हमारे पैंक्रियाज पर प्रेशर डालता है। तीसरा अटैक जो है उसका, पैंक्रियाज पर प्रेशर डाल के पैंक्रियाज को और ज्यादा इंसुलिन सिक्रीट करने के लिए प्रेशराइज करता है, और पैंक्रियाज पर अननेचुरल अमाउंट में इंक्रीज इंसुलिन सिक्रीट करने का प्रेशर डालता है। तो ये 3 वाइटल जगह पर ये अटैक करता है, और उसका एक ही रिजल्ट होता है कि हमको एक फिगर नॉर्मल दिख जाए, हाँ 110 पर आ गया शुगर। वो जस्ट नंबर के चक्कर में हम अपने वाइटल ऑर्गन को धीरे धीरे धीरे, लीवर को, पैंक्रियाज को डैमेज कर रहे होते हैं। एक और कारण डॉक्टर साहब बताओ कि टाइप 2 डायबिटीज, जो स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज है, जिसमें 90% से ज्यादा पॉपुलेशन जो डायबिटिक है वो टाइप 2 डायबिटिक है, तो वो लोगों में एक्चुअली इंसुलिन की कमी होती ही नहीं है, रादर वो डायबिटिक है इंसुलिन रेसिस्टेंस के कारण। हाँ, सेल रेसिस्टेंस जो है वो इंसुलिन रिसेप्टर उनका खराब हो चुका है। हाँ। तो वो उनके ब्लड में अगर उनका इंसुलिन टेस्ट कराया जाए तो ब्लड में एक नॉर्मल हेल्दी आदमी से ज्यादा इंसुलिन का लेवल है डायबिटिक पेशेंट में। अच्छा, ये कमाल की बात है। हाँ। और ज्यादा इंसुलिन लेवल है, और फिर भी पैंक्रियाज पर ये मेटफॉर्मिन जाके प्रेशर डाल के और इंसुलिन रिलीज करवा रहा है। तो हमें ट्रीट करना चाहिए इंसुलिन रेसिस्टेंस का, बट पूरे मेडिकल वर्ल्ड में इंसुलिन रेसिस्टेंस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है उसकी। तो वो ये 3 जगह डैमेज करते हैं, जिससे ऑलरेडी पेशेंट में इंसुलिन की का अमाउंट ज्यादा है, आप और ज्यादा इंसुलिन ब्लड में बढ़ा रहे हो। एक इंसुलिन टेस्ट होता है ब्लड का, अगर डायबिटिक 2 पेशेंट, टाइप 2 डायबिटीज वाले पेशेंट का इंसुलिन टेस्ट कराया जाए तो 99% केसेज में उसका इंसुलिन का लेवल नॉर्मल से ज्यादा होता है। अच्छा, अच्छा, तो वो तो हो गया, चलो कि मतलब एक प्रकार से कोई भी मेडिसिन खाने का मतलब है स्वयं को धोखा देने का तरीका है, और स्वयं को नुकसान करने का तरीका है, और धीरे धीरे बीमारी को और ज़्यादा विकसित करने का तरीका है। क्यों आप रोग का कारण निकाले बिना, आप स्वास्थ्य के नियम पालन किए बिना आप खाली दवा खाने का ही प्लान कर लेते हो, तो देन यू हैव टू सफ़र इन द फ्यूचर। ठीक है। अच्छा, तो अब मेजर कॉज देखिए, लोगों को अब बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी डायबिटीज़ की वो कहानियों से मतलब नहीं है। हाँ। लोग कहते हैं भैया हम क्या करें, बता दो कि हमें इलाज बता दो कि हम कैसे करें। तो चूंकि आप ऑलरेडी डायबिटीज़ के हज़ारों लोगों पे काम कर चुके हो और बहुत सक्सेसफुल रिजल्ट तुम्हारे मैंने सुने देखे हैं, इसलिए मैंने आज आपको इनवाइट किया। क्यों, जो लोग सचमुच इतना बढ़िया रिजल्ट लेकर आ रहे हैं, तो इतना बढ़िया रिजल्ट जो आप लेकर आ रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? मतलब आप क्या करते हैं, मतलब इन लोगों को क्या ऐसा आप मतलब प्रोग्राम देते हैं या कि जिससे कि आपके मरीज जो है वाकई में इतनी ज़्यादा लेने इंसुलिन जो है वो बंद कर देते हैं, और उनका कई महीनों तक हम उसका रिजल्ट देखते हैं तो वो नॉर्मली रहता है। तो फिर बॉडी में इतना बड़ा चेंज लाने के लिए आप किस तरह के कार्यक्रम जो है आयोजित करते, बताइए। जी डॉक्टर साहब, इसके बारे में मैं 2 पार्ट में जवाब दूंगा, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। हाँ।
आप तो डॉक्टर साहब इतने बड़े नेचुरोपैथ हैं इंटरनेशनल लेवल के, आपने कैंसर पर काम किया, तो आपसे बात करना बहुत मैं इजीली कम्युनिकेट कर पाऊंगा, आपके साथ बात करने में अपने को एक्सप्रेस कर पाऊंगा, और मुझे उम्मीद है कि दर्शक भी इस बात को समझेंगे। पहला जो मैंने कहा टाइप 2 डायबिटीज़ हम कैसे ठीक कर पाते हैं। पहली बात तो मेडिकल साइंस ने ये अनाउंस कर दिया है कि डायबिटीज़ इज़ इनक्यूरेबल और जीवन भर दवाई खानी पड़ेगी। मैं बड़ी विनम्रता से ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ा झूठ फैलाया गया है कि डायबिटीज़ इज़ इनक्यूरेबल। अच्छा, यहाँ ये लोग एक वर्ड यूज करते हैं डॉक्टर साहब, रिवर्सल एंड रेमिशन। रिमिशन, हाँ। रिवर्सल एंड रिमिशन, ये बहुत चीटिंग वाला वर्ड है या मिसलीडिंग वर्ड है। अब डॉक्टर साहब रिवर्सल रिमिशन का मतलब क्या ये लोग समझते हैं, इनसे पूछो। ये कहते हैं नहीं नहीं वो तो ठीक नहीं होता, ये तो रिवर्सल होता है। ठीक है, और अब जरा रेमिशन का इनका मतलब क्या है कि किसी भी बीमारी का लक्षण थोड़ा सा कम हो जाए, दब जाए, दैट इज रिमिशन। और रिवर्सल का मतलब है इनके हाउ दे डिफाइन दीज टर्म्स, आई डोंट बिलीव इन दीज टर्म्स, बट व्हाट दे मीन टू से इज कि रिवर्सल का मतलब है कि थोड़े दिन के लिए वो ठीक हो गया, जब दोबारा तुम वही कारण उसको दोगे तो फिर से वो हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब यहाँ मैं डायबिटीज छोड़ के 1 मिनट रिवर्सल और रिमिशन का कॉन्सेप्ट पर आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। आप भी इतने बड़े अनुभवी आदमी हैं डॉक्टर साहब, अगर रिवर्सल का ये कॉन्सेप्ट है कि अभी तुमने कॉज हटा दिए तो वो ठीक हो गया और कॉज हो आ जाएगा तो फिर से हो जाएगा, तो इसलिए ये क्योर नहीं है, ये रिवर्सल है, तो फिर मैं पूछना चाहता हूँ दुनिया के सारे डॉक्टर से कि डेंगू को आप क्योर करते हो कि रिवर्सल करते हो? मलेरिया को आप क्योर करते हो कि रिवर्सल करते हो? कैंसर जो आप क्योर, जो केसेस क्योर हो जाते, 5 में से 3 केस तो क्योर होते नहीं, लेकिन जो 2 केसेस कैंसर के क्योर हो जाते हैं कीमोथेरेपी और रेडिएशन से, वो आप क्योर करते हो कि रिवर्सल करते हो? आप तो क्योर करते हो। तो मुझे आपके डेफिनेशन, रिवर्सल के डेफिनेशन के हिसाब से मुझे बताओ कि क्या मुझे आज डेंगू हुआ और आपने मुझे डेंगू क्योर कर दिया, तो आज से 2 साल बाद डेंगू का मच्छर मुझे दोबारा काटेगा तो मुझे डेंगू नहीं होगा? अरे कंडीशन जब तुम दोबारा दोगे, मलेरिया आपने मुझे, तो इसका मतलब आपने डेंगू मेरा क्योर नहीं किया, रिवर्सल किया। मलेरिया आपने क्योर नहीं किया, रिवर्सल किया, क्योंकि मलेरिया का मच्छर दोबारा काटेगा तो फिर से मलेरिया हो जाएगा। डायबिटीज के बारे में आप यही तो कह रहे हो ना कि जब तक वो अच्छा लाइफ स्टाइल फॉलो करेगा, अच्छा फूड पर, नेचुरली जब तुम बीमारी के कारण शरीर को देते जाओगे तो शरीर बीमार दोबारा पड़ेगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो फिर तो क्योर कुछ भी नहीं होता है, फिर तो क्योर कुछ नहीं है। नाउ कम टू द डायबिटीज टाइप 2 एंड टाइप 1 कि डॉक्टर साहब हम लोग 11 तरह के मोडालिटीज यूज करते हैं लगभग। अच्छा, 11 तरह के मोडालिटीज यूज करते हैं। उसमें क्या क्या है? सबसे जो मैं प्राइम इंपॉर्टेंस देता हूं, क्योंकि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर एंड इवन ओबेसिटी, ये तीनों चीजें भाई भाई हैं, ये सब जुड़वे हैं। एक आता है तो दूसरे को बुला लेता है, 2 आए तो तीसरे को बुला लेंगे। तो ये तीनों फिजिकल से ज्यादा मेंटल डिसऑर्डर है, पहली बात। तो सबसे ज्यादा डॉक्टर साहब हम जो 11 मॉडलिटीज की हम बात कर रहे हैं, उसमें सबसे टॉप प्रायोरिटी मेरा होता है, हम माइंड पे काम करते हैं। बिकॉज माइंड इज द रूट कॉज ऑफ डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2 बोथ। बहुत अच्छा। माइंड इज द रूट कॉज ऑफ ब्लड प्रेशर, हाई बीपी, एंड माइंड इज द रूट कॉज ऑफ, इन मोस्ट ऑफ द केसेज, ओबेसिटी। तो माइंड पर हम क्या करते हैं? हम तरह तरह के मेंटल प्रोग्रामिंग हमने डेवलप किए हैं, जिस मेंटल प्रोग्रामिंग के हिसाब से को यूज करके हम आपकी पूरी जो रॉन्ग प्रोग्रामिंग हो गई है माइंड की, और डायबिटीज कभी ठीक नहीं होगा, यह भी एक प्रोग्रामिंग है, यह भी एक प्रोग्रामिंग है। आप पहली बार आपको डायबिटीज डिटेक्ट हुआ, शुगर 300 गया, डॉक्टर के पास गए तो फर्स्ट वर्ड जो बोला गया, ओ नाउ यू आर डायबिटिक, अब तो जीवन भर दवा खानी पड़ेगी, एंड यू आर नाउ प्रोग्राम्ड फॉर द लाइफ। तो पहले हम ये प्रोग्रामिंग आपकी खत्म करते हैं, और दूसरे तरह से आपको ये ब्रेन को रीप्रोग्राम करते हैं। तो ब्रेन पर वर्क करते हैं, आपके माइंड पर वर्क करते हैं। सेकेंड, फूड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। थर्ड, लाइफ स्टाइल में बहुत सारी चीजें हैं। तीसरा,
योग ध्यान प्राणायाम इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, क्योंकि पूरे बॉडी का शुद्धिकरण होता है और हमारा पूरा इंटरनल सिस्टम उससे प्यूरिफाई होता है और हमारे सारे सिस्टम ठीक से एक रिदम में काम करने लगते हैं, तो डिजीज अपने आप भाग जाता है। तो हम ठीक कैसे करते हैं? हम रूट कॉज पर काम करते हैं। यहाँ एलो मतलब विदाउट बीइंग क्रिटिकल टू एनी साइंस, विथ ड्यू रेस्पेक्ट टू एवरी साइंस, मैं ये कहना चाहूंगा कि वहां सिर्फ नंबर गेम चल रहा है। अच्छा, आपका 250 शुगर लेवल हो गया, ये टैबलेट खाओ, 130 पर आ गया, नाउ इट्स नंबर डज नॉट मैटर। आपने कभी सोचा है कि आपका शुगर लेवल 250 है, आपने एक मेटफॉर्मिन या एक कॉम्बिनेशन ड्रग खाया लिया और आपका 120 पर आ गया, तो ये 130 यूनिट जो शुगर है वो गया कहाँ? क्या शरीर से बाहर चला गया? नहीं गया, वो आपके वाइटल ऑर्गन पर जाके डिपॉजिट हो गया, आपके रेटिना पर डिपॉजिट हो गया, कल होके रेटिनोपैथी होगा, ब्लाइंडनेस होगी। 20% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन डायबिटीज वाले, 20% लोग ब्लाइंड हो जाते हैं जो इनक्यूरेबल है। 15% लोगों के पांव काटने पड़ते हैं, वो अगर आपने ये दवाइयाँ खाई डायबिटीज़ की और वो आपके पैरों के नर्व्स में जाके जमा होता है वो शुगर जो आपको ब्लड में कम हो गया, और न्यूरोपैथी होती है जिससे एम्प्यूटेशन करना पड़ता है। 15% ऑफ द डायबिटिक पॉपुलेशन इज एम्प्यूटेशन, उसका किया जाता है। 15% लोग लंगड़े हो जाते हैं। एक अगर आपके ब्रेन पर जाके जमा करता है तो आपको अल्जाइमर होता है, पार्किंसन होता है। आपके हार्ट के कोरोनरी आर्टरी और वो सब में ले जाके डिपॉजिट करता है तो आपको हार्ट अटैक आते हैं। ये डायबिटीज की दवाइयों के साइड इफेक्ट्स हैं। तो आप इलाज कहाँ कर रहे हैं? आप तो बीमारी को कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं, सिर्फ नंबर गेम में फंसे हैं। 250 था, मैंने 110 कर लिया, नाउ आई एम हैप्पी। रॉन्ग। आप अपने बीमारी को बढ़ा रहे हैं और थोड़ी देर के लिए मोमेंट्री सेटिस्फैक्शन ले रहे हैं। तो पहला तो हम रूट कॉज पे काम करते हैं डॉक्टर साहब। टाइप 2 में टाइप 1 बड़ा इंटरेस्टिंग है डॉक्टर साहब। टाइप 1 को तो और ज्यादा इनक्यूरेबल घोषित कर दिया है, तो रिवर्सिबल भी नहीं है। आप तो रिवर्सिबल नहीं मानते, तो रिवर्सिबल भी नहीं है। टाइप 1 टाइप 2 पर तो इन लोगों ने इतना एहसान किया है कि रिवर्सिबल कभी मान लेते हैं। हालांकि रिवर्सिबल नहीं, हम क्योर की बात कर रहे हैं। बड़े रिस्पॉन्सिबल हो कि क्योर वर्ड यूज कर रहा हूं। किसी को रिवर्सिबिलिटी और रेमिशन पर डिस्कशन करना है तो आई एम ओपन फॉर द डिस्कशन कि व्हाट इज रिवर्सिबल एंड व्हाट इज रेमिशन एंड व्हाट इज क्योर। तो टाइप 1 को तो ये रिवर्सिबल भी नहीं मानते। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये कि जितने भी टाइप 1 डायबिटीज वालों का मैंने इन बीटा सेल का टेस्ट करवाया, एक सी रिएक्टिव प्रोटीन होता है, टेस्ट होता है, और भी कई सारे टेस्ट हैं जिससे ये पता चलता है कि जो आपको टाइप 1 डायबिटीज का इनका डेफिनेशन क्या है। इनका डेफिनेशन ये है डॉक्टर साहब, एलोपैथी में, कि आपके पैंक्रियाज में जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है उसमें जो बीटा सेल होते हैं, बीटा सेल ने इंसुलिन बनाना बंद कर दिया। And now ऐसे ही क्या, and it is an autoimmune disease, so your beta cell is being killed by autoimmune effect, and now your pancreas is no more capable of producing insulin. Yes, ऐसे ही बोलते हैं। यही है। यह बहुत बड़ा झूठ है और 99% केस में झूठ है। बॉडी में कभी ऐसा कंडीशन 100 में से 99 लोगों में नहीं आता कि पैंक्रियाज पूरी तरह से सीज हो जाए इंसुलिन बनाने से। ऐसा नहीं होता। जब हम ये इस तरह के पैंक्रियाज के बीटा सेल के टेस्ट कराते हैं तो आपको जान के आश्चर्य होगा डॉक्टर साहब कि अधिकांश लोगों में पैंक्रियाज इंसुलिन बना रहा होता है। उल्टे इंसुलिन रादर देन हमको पैंक्रियाज को नेचुरल तरीके से इंकरेज करना चाहिए, नरिश करना चाहिए, ताकि अगर वो थोड़ा बहुत डैमेज हुआ है तो वो फिर से रिकवर करे। इंसुलिन देने का मतलब, एक मैं कॉमन एग्जांपल से समझाऊं, हमारे घरों में खाना बनता है, घरों में महिलाओं को खाना बनाने की आदत होती है। डॉक्टर साहब, अगर मैं स्विगी जोमेटो कर के 6 महीने तक रोज खाना बनाने की आदत घर वालों को छुड़ा दूं और 6 महीने तक रोज होटल से ऑर्डर करके खाना मंगाऊं, तो 6 महीने के बाद एक दिन जब मैं कहूंगा कि तुम खाना बनाओ तो बोलेंगे कहाँ खाना बनाना, वो भूल गए, उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया, स्विगी से ही मंगा लो। यू आर डूइंग द, बाहर से जो इंसुलिन आप जो केमिकली प्रिपेयर्ड जो इंसुलिन है, मैन्युफैक्चर्ड इंसुलिन है, विच इज़ नॉट अ नेचुरल इंसुलिन, जो आप बॉडी को सप्लाई कर रहे हैं, तो आप पैंक्रियाज को और आप पैरालाइज कर रहे हैं उससे। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत सही बात है।
कि पैंक्रियाज जो कभी अपने को रिकवर कर सकता था अच्छे फूड से, अच्छे लाइफ स्टाइल से अपने को रिकवर, क्योंकि बॉडी का कोई ऐसा ऑर्गन नहीं है जो अपने को रिकवर और रीजनरेट ना कर पाए अगर हम उसको एम्बियंस देते हो। तो आपने बाहर से इंसुलिन सप्लाई कर करके और धीरे धीरे उसका डोज बढ़ा के, पूरी एक इंसुलिन लॉबी है। अगर गलती से आपने इंसुलिन ले लिया तो 2 दिन के बाद आपके यहाँ इंसुलिन के डीलर का फोन आने लगेगा, मेरे यहाँ से इंसुलिन लो, इतने में स्कीम देंगे, ये स्कीम देंगे। पूरा नेटवर्क है डॉक्टर साहब, और ये इतना खतरनाक नेटवर्क है कि आपको उस जाल से बाहर नहीं निकलने देगा। और डॉक्टर साहब ने तो पहले ही दिमाग में बिठा दिया कि ये कभी ठीक नहीं होगा, जीवन भर इंसुलिन लेना हो। मैंने नौसारी का एक केस था, एक 35 साल की लेडी, एक जब मेरे पास आई थी तो 140 यूनिट इंसुलिन लेती थी, 140 यूनिट। ओह माय गॉड। था ओनली 35 ईयर डॉक्टर साहब, और उसका पूरा शरीर सूजा हुआ था। ऑन रिकॉर्ड है मेरे पास, टेस्टिमोनियल है, सारे प्रूफ है वो लेडी के। 6 दिनों के डायबिटीज के वर्कशॉप में 140 यूनिट इंसुलिन 90% कम होके 14 यूनिट पर आ गया छठे दिन, 6 दिन में मात्र। और शुगर भी नॉर्मल है? शुगर नॉर्मल, 14 यूनिट मात्र पे उसका शुगर नॉर्मल, और सूजन बॉडी में जितना इन्फ्लामेशन था वो सारा डाउन। क्या बात है, वंडरफुल। एक यहाँ दिल्ली के ही एक पर्सन है जो अभी सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, एडवोकेट है, ही वाज चीफ लीगल ऑफिसर। 66 यूनिट इंसुलिन रोज लेते थे और उनका 6 दिनों में 0 कर दिया था। हमारे प्रोग्राम में 6 दिनों का वर्कशॉप था और 0 इंसुलिन हो गया था, एंड ही वाज नॉर्मल। वेरी गुड। तो रवि, मुझे ये बेसिकली मेरे व्यूअर को ये जानना ज़रूरी है कि आप जो ये 6 दिन का कार्यक्रम करते हो जी, कि या आपने कोई और क्या और कोई फॉर्मेट आपका है कोई, तो अगर कोई डायबिटिक हमारे अगर जो भी लोग हैं तो इनको मतलब ठीक करने के लिए क्या प्रोग्राम बनाया जा सकता है? क्योंकि मेरा आज का पॉडकास्ट का मकसद यही है कि जो मेरे जितने भी मेरे जो चाहने वाले लोग हैं इनको एक रास्ता मिले, और इनके परिवारों में अगर कोई भी डायबिटिक मरीज है तो वो परमानेंटली ठीक हो। मतलब ये जो लड़ाई है ना रोज की, वो उनके जीवन में ना रहे। तो फिर क्या करना चाहिए, क्या ऐसा प्रोग्राम बनाया जा सकता है जिससे ये लोग ठीक हो सकें? जी डॉक्टर साहब, तो अपने पास कई फॉर्मेट है डॉक्टर साहब, सीधे टू दी पॉइंट में आऊँ तो हम लोग एक फॉर्मेट यूज करते हैं जो रेजिडेंशियल प्रोग्राम होता है पहला, तो जिसमें हम 6 to 7 डेज का प्रोग्राम रखते हैं, जनरली 7 डेज का रखते हैं, जहाँ कोई हम एक हेल्थ रिजॉर्ट बुक करते हैं और वहाँ 6 दिनों के लिए 7 दिनों के लिए हम पूरे इंडिया से लोगों को बुलाते हैं और 7 दिन अपने साथ रखते हैं। फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग हम उनको मॉनिटर करते हैं और एक सर्टेन प्रोटोकॉल फॉलो करवाते हैं उनको। तो वो प्रोटोकॉल में तीसरे चौथे दिन उनका डायबिटीज नॉर्मल हो जाता है 90% केसेज में। तीसरे चौथे दिन ये तो मैंने भी देखा है प्रैक्टिकल, मैंने अनुभव देखा है। तो तीसरे चौथे दिन, और उसके बाद हम क्या करते हैं कि 4 महीने उनको मैं रोज खुद 1.5 घंटे का लाइव सेशन जूम पर देता हूँ। एक्चुअली ये 4 महीने का प्रोग्राम। अच्छा, 4 महीने तक? जी। अब मतलब 120 दिन हो गए? 120 दिन। 120 दिन तक आप उनको कंटिन्यूस फॉलो करते हैं? मैं पर्सनली लाइव रोज मिलता हूँ। अच्छा, क्या 4 महीने तक? तो ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जनरली क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होती है कि 6 दिन तक आपके साथ रहे और फिर घर जाके फिर वापस उल्टे पड़ गए, वापस पुरानी हैबिट में आ गए, तो फिर वो उनको लगेगा कि यार हम तो वापस डायबिटिक हो गए। तो मेरा मकसद ये, मैंने आपको बुलाने का पर्पस क्या था, क्योंकि आपके जो भी मैंने केसेस देखे हैं वो आज कई महीनों से आज इंसुलिन फ्री है, डायबिटीज फ्री है। 4 साल हो गए लोगों के। नहीं तो 4 साल से मैं देख रहा हूँ कि कोई वापस शुगर आई नहीं। तो इसीलिए मुझे बहुत ज्यादा, मैं भी प्रभावित हुआ तुम्हारे काम से, और मुझे लगा कि मेरे लोगों को तुम्हारे बारे में जानकारी मिलनी चाहिए कि ऐसा क्या किया जाए या उनके साथ ऐसा क्या प्रोग्राम बनाया जाए कि जिससे वाकई में वो भी परमानेंट क्योर की तरफ जा सके। जी, तो जो फॉर्मेट हमने कई सारे, जो जहाँ तक ट्रीटमेंट और क्योर की बात है डायबिटीज़ का, तो हम वर्कशॉप लगाते हैं। तो इसमें कई सारे फॉर्मेट हैं हमारे पास। पहला तो जो बड़ा एक जनरल सा फॉर्मेट ये है कि 7 डेज रेजिडेंशियल प्रोग्राम होता है, जहां हम कहीं रहने का अरेंजमेंट करते हैं, बहुत अच्छे एम्बियंस में, बहुत थोड़ा लग्जरी भी हो, कंफर्ट जोन भी, कंफर्टेबल भी हो, और साथ में हम ट्रीटमेंट भी कर पाए, जहां लोगों को एक अच्छा भी लगे और इन द लैप ऑफ नेचर हो।
ऐसा हम कोई जगह चुनते हैं और वहाँ पे हम रेजिडेंशियल प्रोग्राम करते हैं, जिसमें हम जो हमारे 11 प्रोटोकॉल्स हैं वो सारे हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो करके 3 से 4 दिन में रिजल्ट आने लगता है। और जब 7 दिनों का प्रोग्राम वो रेजिडेंशियल पूरा होता है, जब आप घर जाते हैं तो हम आपको छोड़ नहीं देते हैं। 120 डेज तक मैं पर्सनली हैंड होल्डिंग करता हूँ। 120 डेज तक फॉलो अप करते हैं आप डेली? लाइव जुड़ता हूँ मैं पर्सनली अच्छा। जूम पे। हाँ। और 1 से 1.5 घंटे का रोज मैं सेशन देता हूँ, ताकि आपको जो 7 दिनों में ट्रेन किया गया आपके बॉडी को, माइंड को, वो डेविएट होके फिर से पुराने बैक टू पेविलियन, पुराने ट्रैक पे ना चला जाए। तो 120 डेज एनफ होता है आपके बॉडी में वो सारी चीजें एनग्रेन्ड कर देने के लिए, आपके माइंड में और बॉडी में एनग्रेन्ड कर देते हैं, ताकि वो चीज़ अब परमानेंट आपके साथ हो जाए और आप क्योर की फीलिंग में जिए। तो ये तो टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए। हाँ, मतलब ये एक फॉर्मेट टाइप 1 और टाइप 2 के लिए 7 डेज रेजिडेंशियल प्रोग्राम। दूसरा एक फॉर्मेट ये है कि कई बार हम सिटी बेस्ड, जैसे मैं दिल्ली में प्रोग्राम कर रहा हूँ या सूरत में कर रहा हूँ या अहमदाबाद में या मुंबई में या पुणे में, तो जैसे लोकल लोग ही वहाँ लोकल लोगों के लिए किया, तो उसमें ऐसा भी करते हैं हम कि सुबह 8 बजे आपको बुलाया, वो भी 6 दिनों का प्रोग्राम होता है या 7 डेज का होता है। आपको 8 बजे सुबह बुलाया, खाली पेट आपको आ रहा है, और शाम को 4 बजे तक आपको रोकते हैं। दिन भर हम ही आपको ब्रेकफास्ट देंगे, चाय देंगे, जूसेस देंगे, डिफरेंट तरह के जूसेस होते हैं, हम ही आपको लंच देंगे, वो हमारा लंच होता है। वो सारी चीज़ें आपको खाली पेट सुबह 8 बजे आ जाना है और शाम को 4-5 बजे हम आपको छोड़ देते हैं। तो घर पे जाके आप सो जाइए। लेकिन एक फॉर्मेट ये है 6 दिन ऐसा, और फिर वही एक 120 डेज हैंड होल्डिंग ऑनलाइन फॉलो अप सेशन, उसमें भी वही। तीसरा एक फॉर्मेट अभी थोड़े देर पहले डेवलप हुआ कि बहुत सारे वर्किंग लोग हैं डॉक्टर साहब, जो 6 दिनों का या 7 दिनों का पूरा अपने को पूरा फुल टाइम डिवोट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके बिजनेस के कंपल्सन है या जॉब के कंपल्सन है, तो वो पार्ट टाइम जुड़ना चाहते हैं। हाँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने एक फ्लेक्सिबल मॉडल, फ्लेक्सी मॉडल इसका डेवलप किया है, जिसमें आप शाम को 7 बजे जुड़ते हैं, 7 to 10 या 6 to 9, वो हम अकॉर्डिंगली बैच के हिसाब से टाइम डेवलप करते हैं। 5 से 10, 3 घंटे जो 3 घंटे 3 घंटा जी। कितने दिनों तक? ये 12 डेज। अच्छा, 12 दिनों तक रोज 3 घंटे? 3 घंटे जुड़ना है। अच्छा। और वो 3 घंटे में हम आपको अगेन ऑल द 11 मॉडलिटीज जो हमारे हैं वो सारे हम आपको फॉलो करवाते हैं, और आपको चौथे 5वें दिन से रिजल्ट दिखने लगता है कि डायबिटीज नॉर्मल। घर में रहते घर में आप दुनिया के किसी कोने में हो, आप अपने फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम आप ज्वाइन कर सकते हैं, और घर बैठे बैठे 5वें-6ठे दिन से आपको शुगर लेवल या बीपी लेवल या ओबेसिटी आपका नॉर्मल होने लगता है। अच्छा, रोज मॉनिटरिंग होती है इसमें, रोज आपका बीपी, शुगर और वेट, ये तीनों चीज चेक होता है रोज। तो आपको रोज डिफरेंस पता चलता है कि क्या पॉजिटिव चेंजेज आए एवरीडे। तो 6ठे दिन से रिजल्ट, 5वें-6ठे दिन से मैंने देखा है रिजल्ट आने लगता है। तो 12 डेज ये 3-3 घंटे का सेशन जैसे ही पूरा होता है, अगेन हम आपको 120 डेज के हैंड होल्डिंग फॉलो अप, ऑनलाइन फॉलो अप प्रोग्राम में डाल देते हैं, जहां 1.5 घंटे समय, 1 से 1.5 घंटे आपको समय मेरे साथ देना है, वहां मैं लाइव जुड़ता हूं। वो जो 120 डेज का प्रोग्राम है वो सभी फॉर्मेट में कॉमन है, तो वो करना ही करना है। मात्र आपको दुनिया में कहीं भी रहते हैं, वो ऑनलाइन है, जूम पे जुड़ना है। दुनिया में कहीं भी रहते हुए आप मुझसे 1 से सवा घंटे तो जुड़ ही सकते हैं, 4 महीने। बस आप इतना कर लें, आई कैन से हमारा रिजल्ट 80% से ज़्यादा है। 20% के लगभग लोग ठीक नहीं होते, ये भी मैं ओपनली कहता हूँ। कौन लोग ठीक नहीं होते? जिनका माइंड इस तरह से प्रोग्राम कर दिया गया है कि उनके दिमाग में बहुत गहरे बैठ चुका है कि मेरा बीपी तो कभी जाएगा ही नहीं, या वो अपने को थोड़ा सा भी चेंज करने को तैयार नहीं है, वो एकदम रिजिड होके बैठे हैं। या यही डायबिटीज के बारे में है या ओबेसिटी के बारे में। 80% से ज्यादा लोग क्योर हो जाते हैं। क्योर, जीवन में कभी डायबिटीज की दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी, जीवन में कभी बीपी की दवा नहीं पड़ेगी। और डायबिटीज के बारे में एक पॉइंट डॉक्टर साहब बोल दो, बहुत खतरनाक रूप से बीपी के बारे में, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन के बारे में इतना खतरनाक डराया गया है लोगों को कि बड़े बड़े पढ़े लिखे प्रोफेसर, इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर, मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर जो खुद MBBS के लिए पढ़ा रहे हैं, वो मेरे पास आते हैं, बोलते हैं सर बात तो ठीक है सर, लेकिन डॉक्टर साहब सर ये हम बीपी की दवा बंद नहीं कर सकते हैं, उससे अटैक आ जाएगा मुझे।
स्ट्रोक आ जाएगा, पैरालिटिक अटैक हो जाएगा। मैंने कहा ये किसने कहा? तो नहीं डॉक्टर, सारे डॉक्टर ने मेरे कहा है कि ये दवाई कभी मिस मत करना। मैंने ऐसे डरे डरे हुए लोगों का साइको ट्रीटमेंट किया जिसका डॉक्टर साहब मेरे वर्कशॉप में आने के बाद बीपी उनका 120 से नीचे आ गया। 120/80 का जो क्राइटेरिया है सिस्टोल डायस्टोल, उससे नीचे आ गया या उस लेवल पे आ गया, फिर भी वो आदमी दवाई बंद करने से डर रहा है। तो मैं उनको मुझे बहुत टाइम लगता है उन लोग, क्योंकि डॉक्टर साहब जरा आप खुद सोचिए, आप खुद जानते हैं निटी-ग्रिटीज कि अगर किसी का बीपी 110 आ चुका है और फिर भी वो बीपी की दवा खाएगा तो वो कहाँ जाएगा? वो लो ब्लड प्रेशर का शिकार होगा कि नहीं, वो मरेगा कि नहीं? डायबिटीज के बारे में भी सेम यही है, उसका शुगर लेवल 140 से नीचे आ चुका है जो इनका क्राइटेरिया है। 100 and 140 जो अभी रखा गया है, पोस्ट प्रेंडियल 140 एंड FBS फास्टिंग 100, उसके बराबर आ चुका है, फिर भी वो डायबिटीज के टैबलेट से वो इतना डराया गया है कि छोड़ना नहीं चाहता। मैं ये कहता हूँ उसको कि भैया तेरा शुगर लेवल अगर थोड़ी देर के लिए बढ़ के 300 हो जाए तो तू नहीं मरेगा, लेकिन 50 से नीचे हो गया तो तू वहीं कोमा में चला जाएगा। सही बात। तो हाइपोग्लाइसीमिया इज डेंजरस देन हाइपरग्लाइसेमिया। सही बात। तो तुम हाइपोग्लाइसीमिक मत बनो। थोड़ा बढ़ जाए तो मैं अच्छा नहीं कह रहा हूं कि शुगर बढ़ गया तो अच्छा है, लेकिन उससे तत्काल मरोगे नहीं। लेकिन तुम्हारा शुगर लेवल नॉर्मल है और फिर भी तुमने मेटफॉर्मिन खाई 500 mg और तुम्हारा अगर 40 और 30 पर ग्लूकोज लेवल आ गया तो तुम कोमा में जाओगे, तत्काल गिर जाओगे। और मैंने गिरते हुए, चलते चलते गिरते हुए देखा है लोगों को। लेकिन डर ऐसा बिठाएगा कि दवा नहीं छोड़ सकते। मैंने बड़ा साइको ट्रीटमेंट करके बीपी की दवाई लोगों को छुड़ाई है और 2-2 साल हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, 3-3 साल हो गए। नहीं, वो मैं खुद भी जानता हूँ, इसलिए मैंने आपसे इन्वाइट किया कि क्योंकि 4-4 साल से मैंने भी देखा है कि आपके मरीज जो है वापस शुगर भूल ही गए, जिंदगी में वो शब्द ही नहीं रह गया और ब्लड प्रेशर भी आज उनका नॉर्मल है। सबसे बड़ी बात है कि जितने भी लोगों पे तुमने काम किया है उनके सबके वजन बहुत जबरदस्त घट के 20-20 किलो मतलब नॉर्मल में आ गए। क्योंकि देखिए मेरा ऐसा मानना है कि शायद जब आप एक बीमारी ठीक करने जाते हो तो दूल्हा गया तो बारात भी गई, वो समझ लो। तो इस तरह से मुझे लगता है और भी बीमारियां जो एसोसिएटेड होती है, साथ में लाइफस्टाइल डिजीज सारे निकल जाते हैं। हाँ, तो मतलब सीधी सी बात ये है कि आप मतलब उसके रूट कॉज पे काम करते हैं, उनको निकालते हैं और प्लस उनके माइंड के ऊपर भी काम करते हैं उनके, और साथ साथ में आप 4 महीने तक उनको रेगुलरली घंटा 1.5 घंटा फॉलो अप करते हैं जी। और उसके कारण लाइव एक प्रकार से यूँ समझो कि वो जैसे बोलता है ना कि उनका लाइफस्टाइल जो ना आप एकदम स्थिर और फिक्स कर देते हैं, एक रूटीन में डाल देते हैं आप। तो उसके कारण मुझे लगता है कि फिर वो उनकी हैबिट बन जाती है और हैबिट के कारण जो फिर वो लाइफ लॉन्ग उसी को फॉलो कर रहे होते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। देखिए प्रॉब्लम क्या आती है कि लोग थोड़े दिन के लिए योगा करते हैं, थोड़े दिन के लिए खान पान ठीक करते हैं, थोड़े दिन के लिए एक्सरसाइज करते हैं, थोड़े मतलब बाद में देखा जाए तो वो लुढ़कते ही रहते हैं, मतलब कभी इस पेंडुलम की तरह, कभी इधर कभी उधर। तो और तरह तरह के आज देखो यूट्यूब के ऊपर भी इतने लोग तरह गाइडेंस दे रहे हैं, तो लोग बड़े कंफ्यूज हो गए हैं। गाइडेंस से ज्यादा कंफ्यूजन है क्या करें क्या ना करें वास्तव में। तो खैर दोस्तों, मैंने तो डायबिटीज के बारे में मेरा एक पुराने वीडियो को आपको देखना पड़ेगा, मैंने उसमें बता दिया है कि अगर आपके खाने में दूध रहेगा, दूध की प्रोडक्ट रहेगी, आपको एनिमल प्रोटीन रहेगा और आपके खाने में अगर बहुत ज़्यादा अनाज रहेगा तो आपकी डायबिटीज़ का ठीक होना बहुत मुश्किल है। और साथ साथ में ये तो अब नॉन फैक्टर है कि भाई जितने भी आग और मशीनें बर्बाद होकर प्रोसेसिंग हो गए, डैमेज हो गए, डेफिशिएंट हो गए, तो उन आहार को खाकर आप कैसे स्वस्थ होने की आशा कर सकते हो? ये तो आपको खुद को ही समझना है इस बात के लिए। अब वो रिफाइंड ऑयल को यूज़ करोगे कि ब्रेड बिस्किट खाओगे कि मैदा खाओगे कि फ्राइड चीज़ें खाओगे, तो ये सब चीज़ें तो खैर अब खान पान के बारे में तो मेरे ख्याल से आप सब लोग मेरी वीडियो से बहुत कुछ समझ गए हैं, लेकिन साथ साथ में एक्सरसाइज का भी रोल है। मैंने ऐसा देखा है कि डायबिटीज़ जिनको हो गए ना, तो कई बार मैंने देखा कि वो जैसे ही वॉकिंग शुरू करते हैं ना या एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं, उनकी शुगर बहुत जल्दी डाउन होने लगती है। फर्क पड़ता है। हाँ, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर काम कर रहा होता है, क्योंकि उनके जो इंसुलिन रिसेप्टर्स हैं वो प्रॉपर प्राणायाम और एक्सरसाइज से इंसुलिन रिसेप्टर्स एक्टिवेट होने लगते हैं।
तो वो इनलेट उनका शुरू हो जाता है इंसुलिन का सेल के अंदर। और डॉक्टर साहब अभी जो फूड की बात की आपने, तो बड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज़ बताऊं कि जो मॉडर्न मेडिकल साइंस में डायबिटीज़ वालों को विदाउट क्रिटिसाइजिंग एनीवन बड़ा इंटरेस्टिंग डाइट कहा जा रहा है, वो सारी चीज़ें खाने को कहा जा रहा है जो नहीं खाना चाहिए, और वो सारी चीज़ें मना की जा रही है जो ज़रूर खाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर साहब बड़ा इंटरेस्टिंग है, मेरे पास पेशेंट आते हैं तो मैं उनको स्वीट पोटैटो खिलाता हूँ। हाँ बिल्कुल। अब कमाल देखिए, हाँ तो जैसे ही मैं स्वीट पोटैटो खिलाता हूँ तो बोलता है सर ये तो डॉक्टर ने छूने से मना किया है, स्वीट पोटैटो कैसे खा सकते हैं? अब मैंने कहा खान नहीं खाया ना मैं शकरकंद शकरकंद गुजरात में सक्करिया बोलते हैं, शकरिया बोलते हैं। तो स्वीट पोटैटो शकरकंद मीठा होता है। और डॉक्टर साहब मैं रोज रोज भर भर प्लेट स्वीट पोटैटो खिला के शुगर लेवल डाउन कर दिया। क्या बात है। आलू खाने से मना किया है। हाँ। झूठ, खाते ही नहीं डायबिटीज वजह से आलू नहीं खाते। देख सर, हाँ। अब आलू खाने से मना किया है, आलू मैं खिलाता हूँ। और डायबिटीज, मैं जून जुलाई में जब मेरे सेशन होते हैं, 6 दिनों का प्रोग्राम होता है डॉक्टर साहब, तो उसमें आम मिलता है भरपूर। मैं लंगड़ा आम और चौसा आम और अब जितने भी सीजनल आम बड़े बड़े हैं, भर भर पेट आम खिला के मैंने डायबिटीज क्योर किया। भर भर पेट आम खिला के जब पहली बार मैं बुलाता हूँ, कहता हूँ कि आपका ब्रेकफास्ट रखा है डॉक्टर साहब, तो जाके वापस आ जाते हैं, डॉक्टर सर क्या बोल रहे हैं, ये हमारा ब्रेकफास्ट है? बोला हाँ। बोला सर आम, मैंने तो 20 साल हो गए आम कभी पत्नी से छुप के एक पीस कभी खाया था। मैंने कहा 20 साल नहीं खाया ना, आज 20 साल का बड़ास निकाल लो। तो निकाल लो, क्या बात है। तो भरपेट आम खा के और शाम को शुगर डाउन हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल। तो कितना ये मिसकंसेप्शन फैलाया गया है, मैं ये कह रहा हूं। और क्यों लोग इस जाल से निकल नहीं पाते हैं बेचारे। मतलब एक तरह से कहें कि बीमारियों के बारे में भले आप PhD हो, लेकिन बीमारियों के बारे में आप इलिटरेट है। तो ये इन लोगों को कितना इनोसेंट लोगों को फंसाया गया है। सही बात है। तो मतलब मीठे फल जो है वो सारे खा सकते हैं, खूब खा सकते हैं। मैं तो अपने हॉस्पिटल के प्रैक्टिस में मैं तो खजूर खिलाता रहा हूँ, मैंने तो केले भी खिलाए लोग, और सबसे बड़ी चीकू ही खिलाते हैं उन्हें, और मैं गन्ने का रस भी पिलाता हूँ। गन्ने का रस हम पिला रहे हैं। हाँ वही तो मतलब ये सारे जो भ्रम है ये क्यों मेडिकल साइंस में, मैं खुद भी हैरान होता हूँ। मेरे लोग गन्ना खा रहे हैं, वीडियो है मेरे पास। हाँ जी हाँ जी। तो सबसे पहली बात है दोस्तों कि जितने भी मीठे फल है वो कोई नुकसान नहीं करते। अच्छा, चावल को लेकर भी एक बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है कि भाई चावल जो है, चावल मत खाओ और गेहूं खाओ, ये उल्टी बात हो गई। हाँ, अरे ग्लूटेन का जो फूड है और गेहूं कभी भी हमारा नेचुरल फूड रहा नहीं है, हमारा DNA उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। तो ग्लूटेन वाला फूड तुम खाने को कहते हो, दूध पीने को कहते हो, जिससे तुम्हारा शुगर ट्रिगर होगा, जिससे तुम्हारा टाइप 1 डायबिटीज और मतलब गलत डायरेक्शन में जाएगा, बीटा सेल और किल होगा, तुम्हारा ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स और बढ़ेगा। अगर तुम दूध पिला रहे हो तो ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स और बढ़ेगा तुम्हारा, और तुम्हारे बीटा सेल और किल होंगे। तो तुम उल्टे सारे काम करा रहे हो और इंसुलिन बढ़ाते जा रहे हो। तो मतलब गेहूं जो है उल्टा कम करना होता है, और बल्कि उसके बजाय डॉक्टर साहब नील और चावल उससे बेटर है। चावल मच बेटर, क्योंकि मैं यहाँ दिल्ली में रहता हूँ और पीटी करनाल रोड पे जब मैं कभी चंडीगढ़ अमृतसर जाता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ, रास्ते में चावल की जो दुकानें आती है, बहुत सारे मील्स वगैरह, वहाँ पे क्या लिखा रहता है, डायबिटिक राइस। तो डायबिटिक राइस क्या होता है भैया? अनपॉलिश्ड राइस, ब्राउन राइस, रेड राइस। तो भैया हैरानी होती है कि होलसम राइस को तो हम कहते हैं कि नॉर्मल राइस को तुमने डायबिटिक राइस कह दिया। हाँ, तो इसीलिए मेरा मानना यह है कि राइस को लेकर भी जो कॉन्सेप्ट है ना कि राइस नहीं खाना चाहिए, जबकि राइस जो है वो गेहूं से थोड़ा बेटर है इस मामले में। हालांकि अब तो मिलेट्स की दुनिया आ गई है। तो आप लोग भी फिर इसमें गेहूं अगर बंद करवा देते तो फिर आप जनरली क्या ग्रेन्स में क्या मिलेट्स वगैरह देते? थोड़ा हम ब्राउन राइस और रेड राइस की बात करते हैं अगर राइस लेना हो तो। अच्छा। और मिलेट्स पे ज्यादा जोर देते हैं। अच्छा। कई लोगों को अलग अलग मिलेट्स 20, 22, 25 तरह के मिलेट्स हैं, तो जिसको जो मिलेट सीजन के हिसाब से सूट करता है, अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह के मिलेट्स मिलते हैं। तो आपको जो मिलेट पसंद आए या बदल बदल के खाओ, कभी रागी खाओ, कभी मड़ुआ खाओ, कभी कोदो खाओ, कभी अलग अलग चीज़ें खाओ।
और उसके अलग अलग रेसिपीज बनते हैं। तो मिलेट्स का डॉक्टर साहब बॉडी में न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है उसका, तो बॉडी को नरिश करता है। नरिश करता है, तो वो लोग अच्छा टेस्टी बनाते खा सकते हैं। अच्छा, जनरली डायबिटीज में क्या होता है कि जैसे डायबिटीज हो गए ना, आपका कार्बोहाइड्रेट बंद करके तुरंत आपको हाई प्रोटीन डाइट पे डाल देते हैं। तो इस लीवर किडनी खराब करने का एक नया तरीका है। मतलब मैं खुद ये बात समझ नहीं देखता हूँ कि जब तुम डायबिटिक हो गए तो भाई शरीर को आपने बहुत सालों से ब्रेक डाउन किया है, तो क्या तुम्हारी हाई प्रोटीन की डाइजेस्टिबिलिटी पहले से कई गुना बढ़ गई क्या? क्योंकि आप पहले अगर मान लो 30-40 ग्राम प्रोटीन खाते थे, अब तुम उससे 100 ग्राम प्रोटीन खाने लग गए हो, तो इसका मतलब है कि तुम्हारी बॉडी की डाइजेस्टिबिलिटी पहले से स्ट्रांग हो गई, जो इतना हाई प्रोटीन खाए जा रहे हो। डॉक्टर साहब एक कोरिलेशन देखिए ना, हाँ। जितने भी किडनी और लीवर के पेशेंट हैं, हाँ। उनका एक आप सर्वे कीजिए, 100 लोगों को लीजिए सैंपल, और उसमें से आप 100 लीवर और किडनी के पेशेंट का सर्वे करेंगे तो आपको दो चीजें कॉमन पता चलेगी 80 to 90% लोगों में, कि आइदर ये डायबिटिक था या हाइपरटेंशन का शिकार है और उसकी गोलियां खा रहा था ये, तो उसका लीवर और किडनी इसके कारण डैमेज हुआ, डायबिटीज और शुगर के और ये हाई प्रोटीन डाइट के कारण और ज्यादा लीवर डैमेज। हाँ, ज्यादा डैमेज हुआ, डैमेज हुई क्योंकि हाई प्रोटीन खाओगे तो उसका यूरिक एसिड, कार्बोनिक सब तो बनेगा ही, तो लीवर पर और किडनी पर दोनों उंगलियां वगैरह सब का, तो उस कंडीशन में वो किडनी को भी डैमेज करेगा। नए तरह का पागलपन, और ज्यादा प्रोटीन डाइट, प्रोटीन के नाम पर एक अलग पागलपन चल रहा है। हाँ, प्रोटीन पाउडर खाओ, प्रोटीन वो वे प्रोटीन, तो कौन सा प्रोटीन, तो कौन सा एनिमल प्रोटीन, कोई भी बात कहो तो एक ही सवाल, अच्छा डॉक्टर साहब सब बात सही है लेकिन प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, कैल्शियम कहाँ से मिलेगा? अरे गाय को कैल्शियम कहाँ से मिलता है जो तुम दूध में लाते हो? गाय को कैल्शियम कहाँ से मिलता है, जरा सोचो ना। तो देखिए, प्रोटीन के बारे में मैं एक सिंपल सी बात बताना चाहूँगा कि जितने एनिमल प्रोटीन्स और ग्रेन की प्रोटीन्स है ना, वो तो आपका वेस्टेज, उसका काफ़ी रेसिड्यूल्स वेस्टेज बनेगा, लेकिन दो प्रोटीन ऐसे हैं जो बॉडी को ज़्यादा डैमेज नहीं करते, उनकी वेस्टेज भी कम बनती है। एक तो नट्स, जितने भी आपकी नट्स एंड सीड्स जो है, कोकोनट, बादाम, अखरोट, काजू, इनको अगर भिगो कर खाया जाए तो इनकी प्रोटीन वैल्यू बहुत कम हो जाती है, और ये बॉडी, किडनी पे, लीवर पे बहुत कम बोझ डालते हैं और बॉडी को अच्छा सुपीरियर क्वालिटी का प्रोटीन देते हैं। प्रोसेसिंग प्रेशर बहुत कम पड़ता है और अच्छा, और काले अगर अंकुरित फॉर्म में आ जाती है तो वो भी वेजिटेबल किंगडम में आ गई जी, और उसका तो फिर नॉन टॉक्सिक, वो तो नॉन टॉक्सिक एंजाइम्स सारे बढ़ गए, और उसका फाइबर कंटेंट बढ़ जाने से शुगर का अब्जॉर्प्शन भी कम होने ऑटोमेटिक हो जाता है। तो मुझे क्या लगता है कि फाइबर तो हमारे शुगर को क्लीन करता है उल्टे। हाँ जी, जितना फाइबर जाएगा बॉडी में शुगर को बाहर निकालता है। हाँ, तो एक कॉमन सेंस से हम यूँ समझ सकते हैं कि देखिए, माइंड का रोल अलग है, एक्सरसाइज का रोल तो है ही है, जो कि आपको 120 दिन तक आपको वो साथ में लेके चलते हैं। लेकिन अगर आप खाने में दूध को बिल्कुल आपने बंद कर दिया, नॉनवेज को बंद कर दिया, प्रोसेस फूड बंद कर दिया, और अनाज में जितना जल्दी, जितना कम से कम करके आप मिलेट पे आ सकते हैं और ब्राउन राइस पे आ सकते हैं और इस तरह की चीज़ों पे आ सकते हैं और नट्स स्प्राउट्स पे आ सकते हैं, तो और सैलाड वेजिटेबल्स तो है ही है, तो उससे जो है मुझे लगता है कि आपकी शुगर बहुत जल्दी डाउन हो सकती है। वो तो आपको फिर गाइडेंस इनके कोर्स में, क्लास में मिलता ही है, मैं तो यहाँ जनरल में वैसे बता रहा हूँ आपको। और साथ साथ में अगर कोई एक्सरसाइज, प्राणायाम के सब जुड़ जाते हैं तो, और तो 11 मॉडलिटीज। हाँ, अच्छा, पर मैं आपसे कहूँगा कि रवि जी, आप है ना रेकी को भी जरूर जोड़ दीजिए। हाँ, क्योंकि मैंने ऐसा अनुभव किया है मेरे इसमें कि जिन लोगों ने कभी मुझसे डाइटिंग पूछी भी नहीं, कंसल्टेशन किया भी नहीं मेरे से, और लेकिन उन्होंने जब रेकी सीखी और वो डेली रेकी करते चले गए, तो उनका फिजिकल, मेंटल रिलैक्सेशन सब कुछ इतना, बॉडी की एनर्जी लेवल हाई हो गई कि जब वो महीने भर के बाद मिलते तो कहते सर मेरी शुगर नॉर्मल हो गई, मेरी इंसुलिन छूट गई। तो मुझे क्या लगता है कि अगर माइंड, एक्सरसाइज और ये लाइफस्टाइल चेंज के साथ साथ अगर रेकी भी साथ में जुड़ जाए ना, मुझे लगता है सोने में सुहागा होगा। डॉक्टर साहब, ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप तो रेकी के प्रणेता रहे हैं भारत में आज करोड़ों लोगों तक रेकी पहुंचाने का आपने और आपकी धर्मपत्नी डॉक्टर सविता शर्मा दोनों ने मिलकर जो काम किया है, वो तो इतिहास में लिखा जाएगा। जब मानवता का इतिहास और
जब स्वास्थ्य का हिस्ट्री अगर लिखा जाए कल, तो उसमें लिखा जाएगा। तो आपके जैसे लोगों को तो मैं वैसे भी नहीं छोड़ूंगा। मैं तो सिर्फ पॉडकास्ट के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो जोड़ने के लिए भी आपको आया हूँ कि हमारे जो ये जितने डायबिटीज़ के वर्कशॉप हो रहे हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि आप दोनों जुड़ें। और रेकी का आपसे बड़ा इंडिया में दूसरा कौन है जिसका लाभ हमारे सारे पेशेंट को मिले। तो मेरे सारे जो हमारे इंडिक वेलनेस के जो प्रोग्राम डायबिटीज़ के होंगे, वर्कशॉप बीपी, हाइपरटेंशन के और मोटापा के, उसमें रेकी, मैंने डॉक्टर साहब से, मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे रिक्वेस्ट को मान लेंगे और हमारे प्रोग्राम में रेकी, और वो भी रेकी डॉक्टर एनके शर्मा, डॉक्टर सविता शर्मा जैसी अंतर्राष्ट्रीय हस्ती के द्वारा रेकी का उसमें कार्यक्रम रहेगा। और डायबिटीज़ को, हाइपरटेंशन को और मोटापा को क्योर करने में हम आपके हाथों से रेकी का इस्तेमाल करके लोगों को लाभ देना चाहते हैं। रवि, तुम जो काम कर रहे हो ना, और जिस तरह से, जिस सिंसियरिटी से, जिस ऑनेस्टी से, और लोगों के वास्तव में जीवन में एक बदलाव लाने के लिए, बोलते हैं ना, एक दिल से मेहनत कर रहे हो ना, तो ऐसे लोगों को मैं भी एनकरेज करना चाहता हूं। तो मैं जरूर आपके कार्यक्रम में जुड़ूंगा और मैं आप लोगों को जितना हमारी तरफ से सपोर्ट मिल सके दूंगा। लेकिन अब मुझे मेरे व्यूअर्स के लिए अब आने वाले समय में ऐसा कौन सा कोई एक आप प्रोग्राम ऑफर कीजिए कि जिससे ये डायबिटीज़ के लोग आपके साथ जुड़ें और जुड़कर जो है ना, आपको आपके साथ 4 महीने ये अपनी डायबिटीज़ को परमानेंट क्योर की तरफ लेके जा सके। तो अभी क्या करें बताइए। अभी डॉक्टर साहब हमारा एक सिग्नेचर प्रोग्राम चल रहा है 12 डेज प्लस 4 मंथ, अच्छा। जो 2 पार्ट में, जिसका जो आपको यू कैन अटेंड दिस प्रोग्राम फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। घर बैठे बैठे आप अपना डायबिटीज, हाइपरटेंशन और मोटापा से मुक्ति हो सकती है। मैं मुक्ति की बात कर रहा हूँ, रिलीफ की बात, रिवर्सल रेमिशन की बात नहीं हो सकती है। वो प्रोग्राम क्या है, हम उसके लिए ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन चल रहा है, आपको इस नंबर मिल जाएंगे। तो ऑलरेडी वो प्रोग्राम का रजिस्ट्रेशन चल रहा है और ऐसे हर महीने 2 प्रोग्राम होते हैं, 15-15 दिन के डॉक्टर साहब, 15-15 दिन पर 2 प्रोग्राम हर महीने होते हैं, जिसका कॉन्टिन्यूअस रजिस्ट्रेशन चलता रहता है। अच्छा। तो अभी रजिस्ट्रेशन ओपन है। 12 दिन का आपको घर बैठे आपको 3 घंटे का प्रोसेसन लेता है, 12 डेज इंटू 3 आवर्स अप्रॉक्स। और उसके बाद मैं 1.5 घंटे का प्रोग्राम दूंगा ऑनलाइन 4 महीने तक मॉर्निंग में। ये आपका 4 महीने का सेशन होगा। ये रेगुलर हमारा हर महीने 2-2 बैच, एक 15-12 दिन पर के बाद एक नया बैच बन जाता है। तो आप रजिस्ट्रेशन कराएं, उसका सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। इंडिक वेलनेस से ये प्रोग्राम चलाता है और डॉक्टर साहब भी, डॉक्टर एनके शर्मा साहब भी रेकी के साथ और अपने नेचुरोपैथी के ज्ञान के साथ हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो वो तो हमारे लिए सोने पर सुहागा हो जाएगा और आपको डबल बेनिफिट मिलेगा। एक बात लास्ट में मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, ये मन से गलतफहमी, आपको ये झूठ पर विश्वास करना बंद कर दीजिए कि डायबिटीज़ इनक्यूरेबल है। डायबिटीज़ परमानेंट क्योर होता है। बीपी हमेशा के लिए चला जाता है और इसकी दवाइयाँ परमानेंट बंद हो जाती है। मैं भरपेट खाना खिला के आपका वजन 20-20 किलो तक डाउन करता हूँ, भरपेट खाना खिला के, स्टार्व करके नहीं। बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग मिस्टर रवि का हम लोग जो है वो नंबर दे रहे हैं। तो आप लोग अगर सचमुच अपने परिवार में किसी को भी डायबिटीज से मुक्त करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप लोग जुड़ जाइएगा, क्योंकि मेरा सिंसियर इंटेंशन ये है कि इनको बुलाने का भी मेरा कारण यही है कि आप लोगों को ऐसा कोई व्यक्ति मिले जो सिंसियरली दुनिया के भलाई के लिए काम कर रहा हो। तो आप इनके इन नंबरों के साथ जुड़ जाइएगा और अपने परिवार को सिर्फ डायबिटीज ही नहीं बल्कि और भी कई सारी जो बीमारियां उससे आप मुक्त कर लीजिएगा। चलिए, तो दोस्तों, मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहूँगा। मैं फिर अगली बार आऊँगा इसी तरह का कोई नया विषय लेकर। तो बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आप से इन्वाइट किया, ठीक है। इट वाज प्लेजर एंड ऑनर फॉर मी।